दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक टॉप 20 एमसीक्यू की सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 7 में। इससे पहले हम पार्ट 6 पे चर्चा कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने वो उनको नहीं देखा है एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आपको 120 प्रश्न इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सीखने को मिलेंगे और ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पूछ रहा है यहाँ पे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? विकल्प आपके सामने हैं, हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प बी, शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। इन्होंने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। दोस्तों जो लोग अपनी पढ़ाई को कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, यानी कि जिनका सिलेबस पूरा है, उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा और जो लोग नए हैं इनको नोट करते हुए भी चलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? विकल्प आपके सामने हैं, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा विकल्प ए, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नागपुर अधिवेशन 1920 था, इसमें कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करते हुए रियासतों के शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इसका आप आंसर बताइएगा कि नागपुर अधिवेशन जो 1920 है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विकल्प हैं राजेंद्र यादव, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, राजकुमार शुक्ल। ये दोस्तों महात्मा गांधी को लखनऊ में मिले थे और इन्होंने जो बिहार में नील की खेती के संबंध में जो भी उस टाइम पे दिक्कतें चल रही थी, जो वहाँ पे लगान के संबंध में दिक्कतें चल रही थी, उनसे महात्मा गांधी को अवगत कराया था और उसी के बाद 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और वहाँ पे चंपारण आंदोलन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राजकुमार शुक्ल। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपसे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। यह गांधी इनोवेशन या गांधी नवाचार का अर्थ होता है। आपको एक पॉइंट थोड़ा सा इससे और ध्यान रखना है कि जो यह शब्दावली है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मासिलकर द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों पूछ रहा है आपसे, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प आपके सामने हैं, ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, अमृतसर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कराची में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में ढाका में हुई थी और इसका जो वार्षिक अधिवेशन है 1907 का, ये कराची में हुआ था और 1908 में इसका जो अधिवेशन हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। तो ये सब 2-3 फैक्ट हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 आपसे पूछ रहे हैं, अब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? विकल्प है 1899, 1901, 1903 और 1905, यानी कि 1899, 1901, 1903, 1905। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 1905। साथ ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी
और इसी आंदोलन में या इसी सम्मेलन में यह जो बहिष्कार प्रस्ताव था इसको भी पेश किया गया था या फिर पारित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की जो राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। आपको इनसे ध्यान रखना है कि इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया था और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका काम रहता है यह दोस्तों 22 अगस्त 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है वहाँ पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहाँ इनके द्वारा प्रथम भारतीय झंडे को फहराया गया था। तो ये कुछ आपको इनसे नोट रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो ये आप नोट करिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? विकल्प हैं भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगवती चरण वोहरा ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भगत सिंह का यह कथन है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? विकल्प हैं न्यूयॉर्क में, मद्रास में, सैन फ्रांसिस्को या फिर कलकत्ता में। तो दोस्तों जो भी लोग इसका आंसर सैन फ्रांसिस्को कर रहे हैं उनका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना करी थी। क्या संस्था थी? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में। ठीक है, इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था। क्या निकाला था? इस संस्था ने एक गदर नामक अखबार निकाला था और इसी अखबार के नाम पर फिर इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी हो गया था। ठीक है, और इस संस्था के जो पथ प्रदर्शक थे वो लाला हरदयाल थे। तो कई बार क्या होता है, पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो वहाँ पे अगर सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल दोनों रहेंगे तो आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा सोहन सिंह भाकना को। लेकिन मैक्सिमम बार यह देखा गया है कि सोहन सिंह भाकना नहीं आता है, लाला हरदयाल आता है। तो उसका आंसर दोस्तों लाला हरदयाल ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, बंगाल विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? ठीक है, तो बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था ये यहाँ पे पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए या फिर डी, बंगाल के विकास के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा विकल्प सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल यानी कि कम करने के लिए। आपको पता है कि उस टाइम पे जो बंगाल था वहीं पे जो मैक्सिमम ये स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रवाद चरम स्तर पे था, तो इसलिए बंगाल का ही विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में और प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? विकल्प हैं आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें जो वंदे मातरम गीत है यह एक शीर्षक गीत बन गया था। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न और 12वां प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न, ये पहले भी मैं इसमें 5वें या 6ठे पार्ट में इस पर चर्चा कर चुका हूँ। पूछा है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1902, 1906, 1907, 1905। तो जो भी लोग यहाँ पे डी के साथ जाएंगे यानी कि 1905 के साथ जाएंगे उनका सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और 13वां प्रश्न भी सिंपल प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा जिनके नाम ही दादा लग गया तो वो ओल्ड हो गए। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14 में हम आ गए हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विकल्प हैं रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय। तो जब चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय आएगा तो वो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और जो सदस्य बनने वाला आएगा प्रश्न तो दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो हार गए थे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, जबकि ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन वो हार गए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है आपसे, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई, सूरत, लाहौर, इलाहाबाद। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसको जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प बी यानी कि सूरत। क्या ध्यान रखना है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907। ये भी आप ध्यान रखेंगे 1907। और अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में, और आज का अगला प्रश्न पूछ रहा है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1910, 1911, 1912, 1913। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको सही किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911। आपको ध्यान रखना है कि 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार के सम्मेलन में दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी या भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, और असल में जो स्थानांतरित हुई थी 1912 में स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 1911। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इससे पहले कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही थी? कलकत्ता से ट्रांसफ़र हो रही थी दिल्ली में, और कलकत्ता में जो राजधानी बनाई गई थी ये बनाई गई थी दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1772 में। ठीक है, कभी अगर पूछा जाए कि कलकत्ता को राजधानी कब बनाया गया था तो 1772 में बनाया गया, और दिल्ली को बनाने की जो घोषणा की गई 1911 में, और स्थानांतरित हुई थी 1912 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये 2-3 फैक्ट याद करे होंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न और 17वें प्रश्न पे हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्र नहीं पहने, वो केवल धोती पहन के ही चलते थे। ठीक है, तो उनका ये कथन था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये कथन भी महात्मा गांधी जी का ही था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न और 18वां प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1915, 1893, 1916, 1895। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका में 1893 में। ठीक है, 1893। आपको थोड़ा सा नोट करिएगा इसको कि महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ लगभग 21 वर्ष रहने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और इसीलिए हर साल
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो इसलिए 9 जनवरी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। और आज का 19वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी यहाँ पे नई वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको एक नोटिफिकेशन जाए। और साथ ही अपने साथियों को भी जोड़िए। जितने जल्दी इसमें मैक्सिमम लोग जुड़ पाएंगे उतने जल्दी हम इसमें लाइव क्विज का आरंभ करेंगे। ठीक है, और साथ में जो आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो इसका आंसर आप ज़रूर करिएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, और आपको कैसे सीरीज़ लग रही है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नैनी, आगा खां पैलेस, सेल्यूलर जो पोर्ट ब्लेयर में है, या फिर यरवदा। ठीक है, तो विकल्प आपने सुन लिए होंगे। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी थी? विकल्प हैं आपके सामने, नैनी जेल, आगा खां पैलेस, सेल्यूलर जेल, या फिर यरवदा जेल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है यरवदा जेल। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिए कि गांधी जी को 1930 में यरवदा जेल भेजा गया था। इसी जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए इस यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। और यरवदा जेल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो पुणे में है। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन का था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन का था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? असहयोग आंदोलन, यानी कि विकल्प सी। आपको ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने इस आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन 20 प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको वाकई इस सीरीज़ से मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो को और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। धीरे धीरे अब मैं इसमें हिंदी की भी क्लासेस शुरू करूंगा। जो मेन टॉपिक होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आप चैनल से जुड़ते रहिए और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।